हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एंड हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है चैप्टर लाइफ प्रोसेस का। आज हम सेकेंड जो टॉपिक है हमारा उसको पिक करेंगे यहाँ पे, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम बन सकते हैं इस टॉपिक से, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड दिस सीरीज विल इंक्लूड MCQs, assertion reason, very short question answers and long question answers and yes case based question भी होगा जहां पे भी requirement होगी, यानी कि जिस चैप्टर से case based questions बनते हैं वहीं पे हम लोग case based questions को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो यहाँ पे रहने वाला है किससे, देखो चलो रीड करते हैं क्वेश्चन को। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of। अब ये जो आपके पास इन्होंने whatever statement they have given, इस स्टेटमेंट का रेलेवेंस केमिस्ट्री से भी है। ठीक है, तो हम लोगों ने, हमें पता है कि जो लाइम वाटर होता है, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो क्या बोला मैंने, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और उसके अंदर हमारे पास क्या है, लाइम वाटर है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे ही इस लाइम वाटर के अंदर हम लोग कौन सी गैस ऐड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऐड करते हैं, वैसे ही ये लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है, वैसे ही लाइम वाटर क्या हो जाएगा आपका, जो कि अभी तक ट्रांसपेरेंट था, आफ्टर एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट से क्या बन गया, ये ट्रांसपेरेंट से ये बन चुका है अब मिल्की, है ना। तो ये जो चीज है, नॉट ओनली हम इसको बायो में स्टडी करते हैं अंडर रेस्पिरेशन, बट वी आल्सो स्टडी दिस इन योर केमिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, तो जब भी लाइम वाटर के साथ जब भी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाएगी तो वो मिल्की हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि जब हमने अपने मुंह से एयर ब्लो की है टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब में था क्या, लाइम वाटर था, तो हुआ क्या, लाइम वाटर क्या हो गया, मिल्की हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोग जो एक्सेल करते हैं उस एक्सेल की हुई गैस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा माउथ से रिलीज हुआ है, जैसे ही वो इस लाइम वाटर के अंदर जाएगा तो वो लाइम वाटर को क्या कर देगा, मिल्की कर देगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन सी गैस की प्रेजेंस की वजह से, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग ट्रू है, हम ना, तो हमें क्या बताना है, ट्रू स्टेटमेंट हमें बतानी है, सही करेक्ट वाली कौन सी है। ठीक है, चलो पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं हम लोग, चार है हमारे पास, फर्स्ट रीड करेंगे पहले। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड। क्या कह रहा है ये, इनहेलेशन के टाइम पे जो हमारी रिब्स हैं वो अंदर की तरफ जाती हैं और डायफ्राम जो है वो रेज यानी ऊपर की तरफ चला जाता है। अच्छा, तो अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं, ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि ये जो ब्रीदिंग होता है, इस ब्रीदिंग के दो पार्ट होते हैं। पहला है इनहेलेशन, पहला क्या है, इनहेलेशन, और दूसरा क्या है बेटा जी, एक्सहेलेशन, दूसरा क्या है, एक्सहेलेशन। ठीक है, तो वन बाय वन अगर मैं दोनों को डिस्कस करूं तो डिस्कशन से पहले आपको पता होना चाहिए किन के बारे में, दो चीजों के बारे में। क्या है वो दो चीजें, पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन है गैसेस का मूवमेंट, किसका मूवमेंट, गैसेस का मूवमेंट, कहां से कहां पे, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशनशिप, जो कि क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर जो है हमारा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, वॉल्यूम से। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है मेरा वो कम हो जाएगा, आप वॉल्यूम कम करोगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लियर है, वेरी गुड। अब इन्हीं दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इन दोनों फिनोमेना को समझेंगे यहाँ पे, और उसी पे बेस्ड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हमें जो दी है, पहले वाली स्टेटमेंट वो दी हुई है। ठीक है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं हमारा इनहेलेशन का जो प्रोसेस है। तो देखो, जब हमें इनहेल करना है तो गैसेस को कहां से कहां जाना है, ये आपका आउटसाइड है। ठीक है, दिस इज योर आउटसाइड, दिस इज योर इनसाइड। तो गैसेस को आउटसाइड से कहां जाना है, इनसाइड जाना है। जब भी आपको इनहेल करना है तो गैसेस को आउटसाइड से कहां जाना है,
इनसाइड जाना है, ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब ये है कि देखो हमारे पास जब भी इनहेल करते हैं तो जो हमारी रिब्स होती हैं, ठीक है, रिब्स जो है हमारी वो हमेशा फॉरवर्ड की तरफ मूव करती है। कहाँ मूव करती हैं वो? फॉरवर्ड की तरफ मूव करती हैं, ठीक है ना। और फॉरवर्ड मतलब फ्रंट की तरफ वो जाएंगी। और जो आपका डायफ्राम होता है, क्या होता है आपका जो डायफ्राम होता है वो हमेशा डाउनवर्ड पुल होता है। इट इज पुल्ड डाउनवर्ड, ठीक है। ये कैसे पुल हो जाता है? डाउनवर्ड पुल हो जाता है, जिसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या होगा, हमारा जो लंग है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर लंग का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो बेटा जी लंग का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? ये मैंने आपको बताया, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। अब लंग के अंदर का प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है। लंग के अंदर प्रेशर क्या है? कम है, बाहर प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो गैसेस फ्रॉम आउटसाइड विल एंटर इनसाइड एंड हेंस इनहेलेशन विल गो ऑन, ठीक है। तो यानी कि इनहेलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है? इनहेलेशन के टाइम पे रिब्स आउटवर्ड मूव कर रही हैं, फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रही हैं, ना कि इनवर्ड। तो यहां पे इनवर्ड ना लिख के क्या होना चाहिए था? आउटवर्ड, ठीक है ना। एंड डायफ्राम रेज, नो, इट इज पुल्ड डाउन, है ना, इट इज पुल्ड डाउन। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। चलिए, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं एक्सेलेशन में क्या होगा, तो बेटा एक्सेलेशन में उल्टी चीजें होती हैं। यानी कि रिब्स जो भी फॉरवर्ड मूव किए थे वो बैकवर्ड मूव करेंगे, और डायफ्राम जो भी पुल हुआ था डाउनवर्ड वो अब दोबारा रेज करेगा अपवर्ड, ठीक है। जिसकी वजह से जो लंग है उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका लंग का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, गैसेस अंदर से कहां जाएंगी? बाहर की तरफ, ठीक है, और एक्सेलेशन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, सेकंड स्टेटमेंट कह रही है इन द एल्वेलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। एल्वेलाई में क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। बिल्कुल सही बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। That is, oxygen from the alveolar air diffuses into the blood and carbon dioxide from the blood into the alveolar. बिल्कुल सही बात है। हमारी जो एल्वेलाई होती है जो बिल्कुल टर्मिनल पे प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स के, वहां पे फाइनली गैसेस जो है वो पहुंच जाती हैं। और दीज एल्वेलाई दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के पास, ब्लड वेसल्स के अंदर खून बह रहा है, तो जो ब्लड है आपका वो कहां से कहां जाएगा? जो ब्लड है बेसिकली आपका, उसके अंदर जो हमारी गैस है, ऑक्सीजन गैस है एल्वेलाई के अंदर, वो एंटर करेगी वहां से ब्लड में। और ब्लड से जो CO2 आई है, ब्लड कहां से आया है? बॉडी से आया है ना ब्लड। तो ब्लड इज कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू गो इनटू द एल्वेलाई। सो हियर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज गोइंग टू टेक प्लेस। दैट मींस स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो गई? करेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। क्या ऐसा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा, हीमोग्लोबिन जो है, क्या उसकी एफिनिटी ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए? सो हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी? नो, ऑक्सीजन हैज ग्रेटर एफिनिटी, राइट। इसीलिए तो ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहां मिलेगा आपको? हीमोग्लोबिन आपको मिलेगा आरबीसी के अंदर, ठीक है। हीमोग्लोबिन, यू विल फाइंड हीमोग्लोबिन इन दी आरबीसी, ओके। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। क्या होना चाहिए था यहाँ पे? यहाँ होना चाहिए था O2 और यहाँ होना चाहिए था CO2, ठीक है। एल्वियोलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड आपका जो फोर्थ है यहाँ पे स्टेटमेंट्स, सेकंड एंड फोर्थ, वो करेक्ट है। तो सेकंड एंड फोर्थ आपको डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा? करेक्ट चॉइस, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन? इनहेलेशन के टाइम पे कौन सा करेक्ट पैसेज? तो ध्यान दो, सबसे पहले नॉस्ट्रिल होती है आपकी, नॉस्ट्रिल से देयर इज नेजल पैसेज। नेजल पैसेज जो है वो कहां ओपन करता है? नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज ओपन करता है फैरिंग्स में। देन वी हैव द लैरिंग्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स, और या साउंड बॉक्स बोलते हैं हम उसको, ठीक है। इसके बाद ये ट्रैकिया में ओपन करेगा, ट्रैकिया से इट इज गोइंग टू बाइफरकेट into bronchi, ठीक है, and then you have the bronchioles and finally alveoli. ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई तीनों ही किसके अंदर आते हैं? लंग के अंदर आते हैं, ठीक है। तो चलिए सीक्वेंस देखते हैं यहाँ पे। नॉस्ट्रिल के बाद लैरिंग्स, यहीं से ये रॉन्ग हो गया। नेजल पैसेज पहले है, ये भी रॉन्ग हो गया। लैरिंग्स ये भी, तो हमारे पास डी ऑप्शन देखो ध्यान से, नॉस्ट्रिल्स, फिर फैरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया और फिर एल्वेलाई। तो ठीक है, यहाँ पे यही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर इसको थोड़ा और सही से बनाए तो नॉस्ट्रिल, उसके बाद नेजल पैसेज, ठीक है, नेजल पैसेज, देन यू हैव द फैरिंग्स, देन यू हैव योर फैरिंग्स,
आफ्टर दैट यू हैव लैरिंग्स, ठीक है, आफ्टर लैरिंग्स वी हैव व्हाट, ट्रैकिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द विंड पाइप, एंड फाइनली वी हैव द एल्वेलाई, ठीक है, जो कि बेसिकली एल्वेलाई खैर डायरेक्ट तो नहीं आती यहाँ पे, पहले क्या आएगी, ब्रोंकाई, ठीक है, देन यू हैव ब्रोंक्यूल्स, देन वी हैव ब्रोंक्यूल्स एंड फाइनली वी हैव दी एल्वेलाई, ठीक है। ये तीनों चीजें किसका पार्ट है बेटा, ये तीनों चीजें लंग का पार्ट है, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, अभी देखा हम लोगों ने कहा होता है, इट इज ओनली दी एल्वेलाई ऑफ दी लंग्स, तो करेक्ट चॉइस क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट चॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, इनमें से एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ O2, हमें पता है। तो सबसे पहले जो आपका ग्लूकोज है वो चाहे ऑक्सीजन है या नहीं है, ग्लूकोज हमेशा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज हमेशा पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन का सप्लाई है नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ दैट इट इज ऑलवेज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू पायरुवेट, ठीक है। अच्छा, ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, तो ये जो प्रोसेस है हमारा, ये प्रोसेस हो रहा है साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब अगर सपोज करो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, तो इस पायरुवेट को कहाँ लेके जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पे इसको मिलेगी क्या, O2, एंड दिस पायरुवेट विल फाइनली कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर दैट इज H2O अलोंग विद योर एनर्जी, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में जो एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होती है उसको स्टोर करने के लिए 38 ATP हम लोगों को क्या करने पड़ते हैं, 38 ATP को यहाँ पे इन्वॉल्व होना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, हमारा पहला ऑप्शन ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये तो रॉन्ग हो गया। यहाँ पे ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है साइटोप्लाज्म में, ये ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जाके CO2 H2O, तो बी ऑप्शन सही लग रहा है हमें, बट लेट्स सी यहाँ पे क्या है। देखो ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, एनर्जी बन रही है यहाँ पे, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ये नो एनर्जी कहाँ बनती है, यहाँ पे है ना, इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे, ओके, लेट्स सी हमारा डी और बी ऑप्शन में क्या डिफरेंस है। यस, यहाँ पे डिफरेंस है कि एनर्जी यहाँ पे भी बन रही है और एनर्जी यहाँ पे भी बन रही है, ठीक है। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर क्या है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर है हमारा, दैट इज दी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या आंसर हो गया आपका, आंसर नंबर बी। लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे तो आप समझोगे कि कुछ एटीपी जो है वो, ये जो स्टेप है ना हमारा पहला, इस स्टेप के दौरान भी बनती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वन, बट अकॉर्डिंग टू योर क्लास द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी फिफ्थ का बी, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे हम लोग। एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस की अगर बात करें तो इट टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, सही बात है, फर्मेंटेशन जब यीस्ट करता है तो वहां पे क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस, नो इट डू नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस। प्रोड्यूसेस ओनली एनर्जी इन मसल्स, no, not only muscles but in yeast also, in bacteria also, produces ethanol, ऑक्सीजन, एनर्जी ऑक्सीजन कहां से बन गया, रेस्पिरेशन में, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट चॉइस क्या हुई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द लंग्स आर एनक्लोज्ड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं भैया, देखो हमारे जो लंग्स हैं वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, और उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम, उस मेम्ब्रेन को बेटा जी हम लोग बोलते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं उसको, प्लूरा, ठीक है। पेरिकार्डियम जो है इट इज दी लेयर विच इज आउटसाइड या विच इज एनक्लोजिंग योर हार्ट, ठीक है। आपका हार्ट को एनक्लोज कर रहा है कौन, पेरिकार्डियम, ठीक है। प्लूरा इज द लेयर, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, आउटर प्लूरा इनर प्लूरा, और बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर जाके आपके लंग्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट, ग्लूकोज पायरुवेट में कहां कन्वर्ट होता है, अभी बताया मैंने आपको, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। अब चाहे वो यीस्ट का साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो हमारा साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो किसी भी प्लांट एनिमल किसी का भी साइटोप्लाज्म हो, वहां पे ये स्टेप ग्लूकोज पायरुवेट में जो कन्वर्जन हो रहा है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होने वाला है।
1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन यील्ड, कभी बताया मैंने आपको, जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा, तो ध्यान देना क्या बोला मैंने, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्या होता है, जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, देयर इज अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और जब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है और साथ में मिलती है एनर्जी। और ये जो एनर्जी यहाँ पे है, ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, ये एनर्जी स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। कितने एटीपी बनते हैं यहाँ पे, 38 एटीपी यहाँ पे बनते हैं। तो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट है। चलो मूविंग अहेड, एनारोबिक रेस्पिरेशन में करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, पहले पूछा गया था एरोबिक में, अब पूछा गया है एनारोबिक में। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या होगा, देखो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, सी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो हमारा ईस्ट के केस में भी होता है एंड इट आल्सो अकर्स इन द केस ऑफ ह्यूमन मसल सेल। तो पहले ईस्ट की बात करते हैं। पहला स्टेप तो मैंने बताया जैसे कि ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा, ये तो कॉमन है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है चाहे एनारोबिक हो रहा है, दिस इज द कॉमन स्टेप, ठीक है, जो होना ही होना है। और ये होगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ होगा ये, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। फाइनली जो पायरुवेट है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट, अगर ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन का एब्सेंस है यहाँ पे, तो ईस्ट के केस में पायरुवेट जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ठीक है, एंड एनर्जी, क्लियर है। ओके लेट्स सी कि यहाँ पे कहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। ओके अच्छा, एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो स्टेप है मेरे पास यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ग्लूकोज का कन्वर्जन पर साइटोप्लाज्म हो रहा है, सेकंड स्टेप भी कहाँ हो रहा है, सेकंड स्टेप भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं ऑप्शंस पे। पहला है ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में और पायरुवेट इथेनॉल और CO2 में ब्रेक कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। लैक्टिक एसिड नहीं बनता, ये भी गलत हो जाएगा, लैक्टिक एसिड नहीं बनता, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, पायरुवेट में कन्वर्ट, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, बेशक यहाँ एनर्जी इन्होंने साइड में नहीं लिखा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत हो गया। MCQ का मतलब ये होता है जो आपको मोस्ट क्लोज ऑप्शन लगता है, यू हैव टू गो विद दैट ऑप्शन, ठीक है, यू हैव टू चूज दैट ऑप्शन जो कि सबसे ज्यादा क्लोज है, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्लियर है। चलो तो उस अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके नाउ वी हैव सम असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये असर्शन और रीजन क्वेश्चन में पहला जो असर्शन है आपका वो क्या है, ट्रांसपिरेशन लोअर्स डाउन प्लांट टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन बेटा जी, ट्रांसपिरेशन जो कि लॉस ऑफ वाटर है, क्या है, लॉस ऑफ वाटर है, किसकी फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। ट्रांसपिरेशन विच इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमाटा, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक तरीके से इवेपोरेशन हो रही है, तो इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होता है, लोअर होता है। अच्छा, ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, ये क्या करता है, मिनरल सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करता है, नो, इट लोअर्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीजन का स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, दैट मींस असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। चलें आगे। ओके 12th जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है फर्मेंटेशन इज द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड और इथेनॉल, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्मेंटेशन एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, ग्लूकोज का। अब ये ग्लूकोज लैक्टिक एसिड बनता है किसके केस में, ह्यूमन मसल सेल के केस में, और इथेनॉल बनता है ईस्ट के केस में, ठीक है ना। अच्छा रीजन दे रहा है ये, फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशंस इन प्रोकैरियोट्स ओनली। क्या यीस्ट एक प्रोकैरियोट है, यीस्ट इज अ यूकैरियोट। क्या ह्यूमन मसल सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल है, नो, दैट मींस ये स्टेटमेंट क्या हो गया यहाँ पे, रॉन्ग। तो क्या हो गया, असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, यहाँ पे भी आंसर हो गया, ठीक है। चलो
So this completes our MCQs. Now we are going to discuss the short question answers related to this chapter. ठीक है? In the next video we will be discussing about the short question. आज हम very short करेंगे. ठीक है? Next class में हम short question answers and long question answers को discuss करेंगे. ठीक है? चलो, तो पहले आ जाते हैं हम हमारे question number 13 पे. जो पहला question है very short का. Diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human. State the reason. क्यों होता है ऐसा? Why diffusion is not sufficient to meet the oxygen? Because human body क्या है? Multicellular है. Because human body is actually, because human body, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हो human जो है वो क्या है? It is a complex body. It is a complex, huge and multicellular body. Multicellular body. ठीक है, पहली चीज. दूसरा रीजन क्या हो गया? इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ठीक है, इसीलिए डिफ्यूजन इनफ नहीं है. सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? सेकेंड रीजन ये हो सकता है देयर इज ओनली टू ओपनिंग्स through which O2 can enter into the body. ठीक है, अब बॉडी इतनी बड़ी बॉडी है, लेकिन सिर्फ दो ही ओपनिंग है जहां से आपकी ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर सकती है. और ये दो ओपनिंग क्या है? माउथ और हमारा क्या हो गया साथ में? इट इज योर माउथ एंड योर नोज. ठीक है, इन्हीं के थ्रू एंटर कर सकती हैं. इसके अलावा आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो कि जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, it cannot, like, it does not have pores. ठीक है, it does not have pores, so gases cannot directly diffuse. So there should be a transportation system that needs to bring that oxygen to all the cells of the body. ठीक है, so this is the reason why we are not relying on diffusion, why we have a specialized system that is called as human respiratory system. Coming to the 14th question, write two different ways in which glucose is oxidized to provide energy in human body. ठीक है, दो डिफरेंट वे बताने हैं जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, और दोनों में क्या प्रोडक्ट बनते हैं. तो एक तो जो नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं, ठीक है ना, तो नॉर्मली क्या हो रहा है? नॉर्मली यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. ठीक है, नॉर्मल केस में क्या होती है? नॉर्मल केस में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है. और एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होगा? मैंने पहले भी बताया आपको, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में. ठीक है, ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू पायरुवेट एंड दिस पायरुवेट विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ठीक है, अच्छा, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और जो ये है हमारा स्टेप वो कहाँ हो रहा है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. ठीक है, दिस इज टेकिंग प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, अगर बात कर रहे हैं हम लोग एबनॉर्मल कंडीशन की, यानी जहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा प्रॉपरली बॉडी में, जैसे कि ह्यूमन मसल सेल, वहां पे क्या हो रहा है? ह्यूमन मसल सेल में क्या हो रहा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है. और ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले तो जो आपका ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में. ठीक है, और ये जो पायरुवेट है मेरा, इन द एब्सेंस ऑफ, यहाँ O2 रहेगा. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ O2 ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा अलोंग विद एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी बनती है बेटा जी, ये आपके क्या हो गए? प्रोडक्ट्स. ये क्या हो गए? आपके प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ पे 38 ATP बनते हैं, जबकि यहाँ पे जो एनर्जी बनती है उसको स्टोर करने के लिए सिर्फ 2 ही ATP की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर योर 14th क्वेश्चन दैट वी हैव. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज एंड व्हाई? ठीक है, विगरस एक्सरसाइज के टाइम पे रेट ऑफ ब्रीदिंग पे क्या असर पड़ता है? सो वी कैन राइट ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज क्या होता है भाई? जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस. रेट ऑफ ब्रीदिंग
इंक्रीजेस। क्यों हो जाता है रेट ऑफ ब्रीथ इंक्रीज? सी, जब आप विग्रेस एक्सरसाइज कर रहे हो तो एनर्जी डिमांड क्या है बॉडी की? द एनर्जी डिमांड ऑफ द बॉडी इज हायर। एनर्जी डिमांड हाई है। टू फुलफिल दिस एनर्जी डिमांड, एनर्जी नीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट अ हायर अमाउंट। एनर्जी, जो अमाउंट है एनर्जी का प्रोडक्शन का, वो क्या होना चाहिए? ज्यादा। फॉर दैट वी विल बी रिक्वायरिंग व्हाट? वी विल बी रिक्वायरिंग मोर O2। तो मोर O2 लेने के लिए क्या होगा? आपका ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सो विगरस एक्सरसाइज के टाइम पे एनर्जी डिमांड बढ़ता है। एनर्जी डिमांड बढ़ रहा है मतलब आपको एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। फॉर दैट मैटर यू विल बी रिक्वायरिंग मोर ऑक्सीजन। और ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस, ज्यादा ऑक्सीजन कहां से में मिलेगी हमें? जब हम क्या करेंगे? ज्यादा तेज तेज से सांस लेंगे तो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। उस टाइम पे हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा। विगरस एक्सरसाइज के टाइम पे रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। Why is the rate of breathing in aquatic organisms much faster in terrestrial organisms? ठीक है, ये कह रहा है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में फास्ट क्यों होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो हमारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव टू विड्रॉ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो O2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हाई है। ठीक है। तो इट इज इजी फॉर देम टू इजीली टेक दी ऑक्सीजन फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर। ऑन द अदर हैंड वी हैव एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है। On the other hand, we have these aquatic animals. They have to use the dissolved oxygen. इनको किस पे रिलाई करना पड़ता है? इनको dissolved O2 पे रिलाई करना पड़ता है। ठीक है ना। अब ये जो dissolved O2 है, इसका लेवल क्या है? जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व है उसका कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है। That's why they have to increase their breathing rate. ठीक है। That's why they have to increase their ब्रीदिंग रेट। इसलिए इनका ब्रीदिंग रेट क्या होता है? फास्ट। तो भाई आपकी सराउंडिंग में अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो क्या होगा? अगर ऑक्सीजन ज्यादा है आपकी सराउंडिंग में तो आप आराम से भी सांस लोगे तो भी ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन आएगा। लेकिन अगर आपकी सराउंडिंग में ऑक्सीजन कम है तो आपको जो बार बार सांस लेना पड़ेगा, आपका ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को डिसॉल्व्ड O2 लेनी पड़ती है और डिसॉल्व्ड O2 का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता है एज compared to your other, you can say. ठीक है ना। as comparison to your the O2 that is present in your atmosphere. ठीक है। इसीलिए ब्रीदिंग रेट उनका ज्यादा है as compared to us. ओके, चलो। Why do fishes die when taken out of the water? जब हम फिशेस को पानी से बाहर निकाल देते हैं तो वो मर क्यों जाती हैं? क्यों मर जाती हैं भाई वो? बिकॉज फिशेस के पास क्या होता है? फिशेस के पास होते हैं गिल्स। ठीक है। बिकॉज फिशेस हैव गिल्स एंड गिल्स कैन ओनली ऑब्टेन ऑक्सीजन दैट इज dissolved in water. They are unable to withdraw the oxygen that is present in the atmosphere. ठीक है। They are only made to take the oxygen that is dissolved in water. तो जो पानी में dissolved है हमारी O2, ये उसी को क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसी को ले सकते हैं because gills are made that way only. जो पानी से बाहर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है उनको गिल्स जो है वो लाइक गिल्स कैन नॉट ऑब्टेन दैट ऑक्सीजन, दे कैन नॉट यूज दैट ऑक्सीजन, दैट्स द रीजन दे आर टेकन आउट। ठीक है। सो दे कैन नॉट टेक दैट, सो अल्टीमेटली O2 will not enter the body of fishes, ठीक है, in air, and ultimately what will happen? Ultimately आपका जो respiration है, ठीक है, आपका जो respiration है वो stop होगा। respiration stop हो जाएगा तो body में energy बननी बंद हो जाएगी and after some time the fish is going to die. ठीक है। so this is the reason why fishes why fishes are going to die when they are taken out of the water. Give any two differences between breathing and respiration. Okay, कितने difference देने हैं हमें? breathing और respiration के बीच में हमें difference देने हैं। Okay, all right. So give any two differences between breathing and respiration. breathing और respiration में क्या difference होता है? जल्दी बताओ भाई, क्या difference होगा दोनों के बीच में? Just quickly tell me what are the differences between breathing and respiration. हाँ,
दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, ठीक है। टुमारो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, टुमारो वी आर गोइंग टू डू दी रिमेनिंग क्वेश्चंस दैट वी हैव, ठीक है। अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम लोग और हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फटाफट से इसके बीच में डिफरेंस को डिस्कस करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो हियर, ओके। तो वी विल जस्ट मेक अ टी, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे ब्रीदिंग, ठीक है, एंड हेयर यू आर गोइंग टू राइट व्हाट, हेयर यू आर गोइंग टू राइट द रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रेस्पिरेशन, ओके। तो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज द इनटेक एंड, या बोल सकते हो इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग इज द फिनोमेना ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग दी गैसेस, ठीक है। गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करना इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक वो फिनोमेना है जिसके थ्रू हमारा जो रेस्पिरेशन इज अ फिनोमेना बाय विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, by which glucose is broken down to release energy. It is broken down to release energy, ठीक है, to release energy, ओके। सेकेंड जो है हमारे पास डिफरेंस दोनों के बीच में, क्योंकि दो पूछे हैं इन्होंने, दो डिफरेंसेस क्या होंगे, ठीक है। ब्रीदिंग जो है हमारे पास, breathing it is actually the process which is going to involve the respiratory tract. ये क्या इन्वॉल्व करेगा, इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जबकि रेस्पिरेशन एक सेलुलर, इट इज अ इंट्रासेलुलर प्रोसेस, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। यू कैन राइट हेयर इट इज अ इंट्रासेलुलर प्रोसेस, रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है जबकि ब्रीदिंग सेल के अंदर नहीं होता, तो इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस, ठीक है। ये क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस हो गया, ठीक है। एंड ब्रीदिंग जो है इट इज गोइंग टू डील विद द exchange of gases, ठीक है। on the other hand respiration is going to make you can say it is going to deal with the ATP. so these are some of the basic differences between your breathing and your respiration. you can also find out some other differences, ठीक है। so this will be your homework. what you can do, you can find out some other differences between the two, that is your respiration and your breathing, okay। चलो, तो what we are going to do, we are going to end our session here, okay, and after that we will be continuing this series in the next class, जहां पे हम लोग हमारे short question answers and long question answers को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक जितना मैंने करा दिया है उसको एक बार अच्छे से पढ़ना, ठीक है। रेफर टू योर टेक्स्ट बुक, रेफर टू द नोट्स दैट यू हैव, एंड ऑफ कोर्स दीज वीडियोस, ऑलराइट। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।